अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और दो बड़े राज्यों के चुनाव भी, जिसमें झारखंड और सबसे हाई प्रोफाइल इस पूरे सीजन के चुनाव का महाराष्ट्र का चुनाव। मतदान की प्रक्रिया कल संपन्न हो चुकी है, एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं और 23 तारीख को काउंटिंग, यानी परसों काउंटिंग सैटरडे को होगी। इस चुनाव क्या खास बात रही है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और जो दो असेंबली सेगमेंट राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसने क्या संदेश दिया है, इस पर आज हम खुली चर्चा आयोजित करते हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुए और मैं जैसा डिबेट के इलेक्शन के पहले भी आपसे कहता था कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 10-15 राज्यों के अपने अपने विधानसभा के चुनाव के बराबर का होता है। उत्तर प्रदेश इतना हाई प्रोफाइल स्टेट है कि यहाँ के बाई इलेक्शन भी कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव से भी ज्यादा बड़े होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या तय किया, यूपी में क्या चीजें तय हुई, आरोप प्रत्यारोप के बीच, पुलिस की लाठियों के बीच मतदान कैसा हुआ और उत्तर प्रदेश में इन 9 सीटों पर क्या परिणाम आने जा रहा है। महाराष्ट्र ने क्या तय किया। बहन भाइयों, महाराष्ट्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए सेंटर स्टेज है। बीजेपी किसी भी कीमत पर गुजरात के बाद उसका जो सबसे पोटेंशियल इकोनॉमिक स्टेट है वो है महाराष्ट्र, जहां से उसे आर्थिक ताकत मिलती है और मुंबई पर जिसका कब्जा, देश पर उसका कब्जा होता है। लिहाजा मुंबई पर कंट्रोल दिल्ली की सरकारों ने हमेशा बनाए रखा है, चाहे वो यूपीए की 2 सरकारें नहीं हो या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। तो आपके मन में ये सब प्रश्न होना चाहिए कि मुंबई इतना अहम क्यों है। जैसे पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश की अहमियत है, क्यों 80 पार्लियामेंट्री सीट वाला सबसे बड़ा राज्य है, मतलब 4-6 स्टेट को मिलाकर जितनी ताकत सबकी इकट्ठे बनती है अकेले यूपी की रहती है। तो आर्थिक राजधानी हमारी जो मुंबई, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। बहन भाइयों, देश विदेश का सारा व्यापार, देश का आर्थिक तंत्र और देश के आर्थिक हृदय की आत्मा मुंबई में रहती है। अगर मुंबई पर जिसका कंट्रोल है वो देश की राजनीति पर कंट्रोल कर सकता है। वो जगह है मुंबई, इसलिए वहां पर कब्जा कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो इस बार के चुनाव में मुंबई ने और बाकी महाराष्ट्र ने क्या तय किया है। क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसका 3 पार्टियों का नेतृत्व है जिनके पास, वो वापिस आएंगे, सत्ता में काबिज होंगे, या फिर जो बीजेपी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ का कॉम्बिनेशन जिसे महायुति कहा गया है, ये क्या है, ये अपनी सत्ता में बने रह पाएंगे, बरकरार रहेंगे। और खास बात देखिए क्या है इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव में। दरअसल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के चक्कर में बाकियों की हिंदी बेल्ट पे चैनलों पे या मीडिया पे चर्चा ही नहीं हो रही कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। बहनों भाइयों, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है महाराष्ट्र में, 30 ईयर्स, और मुंबई का तो 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। किस बात का? वोटिंग परसेंटेज। महाराष्ट्र में कभी इतनी बम्पर वोटिंग नहीं होती थी कि 60-63% भी पार कर जाए। मुंबई औसतन मतदान करता है जैसा कि हमारे यहाँ भी शहरों में होता है। अब गाजियाबाद देखिए, सिर्फ 33% मतदान हुआ, ये कोई बात हुई? मतलब 100 में सिर्फ 33 लोगों ने अपने वोट डाले हैं और उसमें भी जिसको ज्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा। तो आप सोचिए रिप्रेजेंटेशन का पैरामीटर कितना छोटा बना दिया गया है। लोग निकलते नहीं वोट डालने। लेकिन इस बार मुंबई ने और महाराष्ट्र ने एक सांत्वना दी कि वहां पर कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पिछले 30 सालों का और 35 सालों का हुआ है। तो कुछ तो है अंडर करंट जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। क्या है अंडर करंट? क्या बदलाव या फिर निरंतरता? महाराष्ट्र क्या चाहता है? जो एग्जिट पोल आए वो बटे हुए हैं। 8 एग्जिट पोल आए हैं जिसमें 5 बीजेपी को जिता रहे हैं और 3 महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जिता रहे हैं, महाविकास आघाड़ी को। तो इन सब के बीच क्या चल रहा है? मराठवाड़ा में क्या है, विदर्भ में क्या है, मुंबई क्या चाहता है, किस इलाके में क्या तस्वीर है। और जिस राज्य की पिछले दिनों सबसे ज्यादा चर्चा रही है, झारखंड, उस राज्य में भी चुनाव है। और बहनों भाइयों, चुनाव बिल्कुल आमने सामने का है।
एक जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन कर रहे हैं और दूसरा जिसका नेतृत्व बीजेपी के पास है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को एज ए सिंगल पार्टी वहां बढ़त है। ये अब तक के जितने भी सर्वे और एग्जिट पोल के इंडिकेशंस हैं, वो एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को वहां बढ़त है। लेकिन वहां भी गठबंधन लड़ रहे हैं, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस। एनडीए अलायंस में जेडीयू है और उनके लोग स्थानीय पार्टियां हैं, वो सब सम्मिलित होकर चुनाव लड़ रही। और इंडिया अलायंस में कांग्रेस और जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है, लड़ रही है, और लालू यादव की आरजेडी भी वहां पे लड़ रही, और उधर एलजेपी भी लड़ रही है एनडीए अलायंस की तरफ। तो जो वर्तमान है, क्या हेमंत सोरेन के कंटिन्यूएशन लोग चाहते हैं या फिर वहां बदलाव होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या एक्सपेक्टेड है? और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कौन जीत रहा है, किस सीट पर क्या समीकरण रहा, इक्वेशंस क्या रहा? तो आज हमने पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा एक्सपर्ट्स को बुलाए। महाराष्ट्र से एक्सपर्ट्स, उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट्स, पश्चिम के यूपी के एक्सपर्ट, ताकि हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन और उनकी बातें आप तक पहुंचा सकें और वो क्या समझते हैं, उन्होंने चुनाव कैसे देखा, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, या फिर उत्तराखंड में केदारनाथ सीट का। हम सबका एक एक करके आज विस्तृत एनालिसिस आज की परिचर्चा में करने वाले हैं। आप कुछ बयान सुने। भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे थे, और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस ने आशीर्वाद दिया है, मैं कह सकता हूं जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवारों को आशीर्वाद दिया। समाजवादी पार्टी केवल हार के भय से अपनी फेस सेविंग कर रही है और कुछ नहीं। एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित होगा। मैं तो खुद गया था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में होकर आया था। मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि पूरी तरीके से हमारी सरकार महागाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है, और इंडिया गठबंधन की सरकार आपके झारखंड के अंदर बनने जा रही है। लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। आप देखिए 23 तारीख को 10 बजे तक, 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160-165 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, और बहुत जाने माने पत्रकार, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक्सपर्ट केपी मलिक हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। और मुंबई में मौजूद हैं हेमंत तिवारी, हैं तो उत्तर प्रदेश के पत्रकार, लेकिन महाराष्ट्र में इनकी आजकल पिछले 4 सालों से बड़ी दिलचस्पी है, और यूपी से ज्यादा ये आजकल शायद सुनील साजन को पता नहीं कि मुंबई एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज उनसे भी मुंबई के बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत ही जाने माने पत्रकार, टेलीविजन के बड़े मशहूर चेहरा हैं जयप्रकाश सिंह, ये भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। हमें बताएंगे कि मुंबई में, मराठवाड़ा में, विदर्भा एरिया में, पुणे रीजन में चुनाव कैसा हुआ है और परिणाम क्या निकलने वाले हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आज मैंने सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के ही प्रवक्ता को बुलाया, ताकि आप सब विश्लेषकों की बात हम ज्यादा से ज्यादा अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तो स्वागत और डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ समीर सिंह मौजूद हैं। तो समीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश में